Hello students, today we are going to start with food items. स्वस्थ प्रैक्टिकल पोर्शन जो है जिसमें फूड आइटम्स स्पॉटिंग में रखे जाते हैं जिसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फूड आइटम्स टुडे. बिफोर दैट you should know what are the food groups according to modern science. मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए. तीन फूड ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है फूड आइटम्स को. यहाँ पर आप दो देख सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग एंड प्रोटीन प्रोवाइडिंग. ये दो है. प्रोटीन प्रोवाइडिंग जिसे कि बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग. ओके. And third one is protective food group, that is called as protective. तो ये तीन आपको पता होने चाहिए: एनर्जी प्रोवाइडिंग, प्रोटीन प्रोवाइडिंग दैट इज बॉडी बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप. तो इन तीन फूड ग्रुप्स में जनरली कौन कौन से फूड आइटम इंक्लूड होते हैं ये शॉर्ट में मैं पहले आपको बता देता हूँ. फर्स्ट जो है एनर्जी प्रोवाइडिंग, इसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करने वाले फूड आइटम्स है वो इंक्लूड होते हैं कि जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उनका बेसिक फंक्शन जो है एनर्जी प्रोवाइड करना. इसी के साथ प्रोटीन और फैट भी होते हैं. स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोटीन और फैट भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कंसिडर्ड एज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. सेकेंड फूड ग्रुप दैट इज प्रोटीन प्रोवाइडिंग और बॉडी बिल्डिंग. इट इंक्लूड्स ओनली प्रोटीन्स. जो भी प्रोटीन प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स होते हैं, पल्सेस, मीट, फिश, मिल्क, एग, ये सब जो है प्रोटीन प्रोवाइडिंग, ये बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप में आते हैं. दे प्रोवाइड एनर्जी also and they provide proteins also, so they are protein providing. And third food group, that is प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप. सो प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप में क्या इंक्लूड होता है, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप का मतलब क्या है, जो भी एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं बॉडी में. प्रोटेक्टिव फंक्शन इन द सेंस बॉडी की सेल रिपेयर और इम्यूनिटी को जो सस्टेन रखते हैं या बढ़ाते हैं. सो दीज फूड ग्रुप्स आर included under the category of protective food group, that are vegetables and fruits. So ये तीन मेजर फूड ग्रुप्स है. जब आपके सामने फूड आइटम्स रखे हो तो आपको इन तीन कैटेगरीज में से फूड ग्रुप्स को कैटेगराइज करते आना चाहिए. सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ राइस, दैट इज अ बेसिक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Rice is a staple cereal of man. It is obviously a staple food. It provides energy and protein also. So rice generally 6 to 9% इसमें प्रोटीन होता है. 6 to 9% प्रोटीन भी होता है और मेजर सोर्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट का होता है. तो राइस also provides energy and proteins. रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है राइस का वो है 460 ग्राम्स फॉर सेडेंटरी मेल एंड 410 ग्राम्स फॉर सेडेंटरी फीमेल्स. मतलब इन होल डे लगभग 500 ग्राम्स के आसपास, हाफ के जी के आसपास राइस कंज्यूम होना चाहिए मेल और फीमेल. सेडेंटरी मेल और सेडेंटरी फीमेल यहाँ पर कंसिडर किया गया है. न्यूट्रिएंट्स पर 100 ग्राम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन आउटर लेयर, दैट इज़ ब्रान. जो आउटर लेयर और ब्रान होता है उसमें ज़्यादातर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. तो जो राइस की पॉलिशिंग की जाती है उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो वॉश आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं. तो इसके लिए दूसरी एक प्रोसेस है जिसको पर बॉयल राइस कहते हैं, पर बॉइलिंग. उससे ये न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व होते हैं. सो वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट
here that rice has high concentration of nutrients in its outer layer, that is bran. uh, Macronutrients, so which macronutrients it contains? Macro and micro, you should know. Macronutrients, uh, they contains carbohydrate, proteins and fats. They are the major sources of energy, so they are considered as macronutrients. Micronutrients are considered as essential amino acids, vitamins, minerals and all these things. They are comes under micronutrients. Here macronutrients are also called as proximate principles of food. Proximate principles. If you are asked in exam about what are the proximate principles of food, then they are the carbohydrate, protein, fat and water also included in that. So macronutrients are nothing but the proximate principles. Rice provides better quality protein that is rich in amino acid lysine. uh, there are 9 types of amino acids, among which lysine is one of them. There is leucine and lysine, which sounds similar, but you have to remember here, particularly lysine is included in rice. Rice contains the high concentration of lysine, that is a essential amino acid. About 50% of daily requirement of protein is provided by rice. So what is the daily requirement? You should know first the daily requirement of protein also. That is a default 1 gram per kg per day. If individual has 50 kg weight, then his daily requirement of protein will be 50 grams. So that's how it is calculated. So this protein requirement can also be fulfilled with राइस अलोन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 to 9% जो है वो प्रोटीन होता है. अगर 100 ग्राम राइस कंज्यूम होता है तो उसमें से 6 से 9 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम हो जाता है. तो उसी तरह से 500 की ग्राम्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो नियर अबाउट 50% जो है डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन से राइस से फुलफिल हो जाती है. देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. राइस कंटेन्स thiamine, niacin, pyridoxine and riboflavin. B group vitamins. The rice is important source of B group vitamins, and it is poor in vitamin A, vitamin C, vitamin D, calcium and iron. This is important, uh, that rice is poor source of vitamin A, C, D, calcium and iron. So those individuals who live only on rice, their staple food is rice, then it should be considered, it is important that they should be provided with extra supplementation of vitamin A, C, D, calcium and iron. पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बेनिफिट्स कैन बी obtained by eating rice along with pulses in 8:1 ratio as a pulse supply amino acid lacking in rice. So इसको म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8:1 रेशो में 8 टाइम्स राइस एंड 1 टाइम्स पल्सेस कंज्यूम होनी चाहिए म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन, जिससे ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो फुलफ़िल करने के लिए. क्योंकि जो अमीनो एसिड्स इसमें नहीं होते हैं राइस में, वो पल्सेस से हमें मिल सकते हैं, और जो अमीनो एसिड पल्सेस में नहीं होते वो हमें राइस से मिल सकते हैं. जैसे कि देखा जाए तो ये जो अमीनो एसिड है लाइसिन है, वो राइस में ज़्यादा होता है, वो पल्सेस में लैकिंग होता है. उसी तरह से अदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं. पॉलिशिंग, वॉशिंग, कुकिंग विथ एक्सेस वाटर एंड ड्रेनिंग डिप्राइज न्यूट्रिएंट्स. सो जैसा कि अभी हमने देखा कि पॉलिशिंग करने से जो ऊपर का पेरिकार्प होता है राइस का, वो वॉश आउट हो जाता है, निकल जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो है ड्रेन हो जाते हैं. यूजिंग अंडर मिल्ड राइस इन प्लेस ऑफ हाईली पॉलिश राइस इज एडवाइज्ड. हाईली पॉलिश राइस प्रीडिस्पोजेस बेरी. तो बेरी ये जो डिसीज़ है, ये
जो लोग हाईली पॉलिश्ड राइस और जिनका सिर्फ राइस ही स्टेपल फूड होता है, उनको बेरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। सो बेरी इज़ अ डिसीज़ which is caused due to the high consumption of polished राइस। जो पॉलिश राइस जो है वो बी ग्रुप विटामिन्स रिच होता है। तो बेरी ये डिसीज़ जो है बी ग्रुप के विटामिन्स ना मिलने की वजह से होने वाला डिसीज़ है। सो राइस प्रिपरेशंस आर यूज्ड इन सुपर ओआरएस, rice dosa, idli roti, rice flakes, puffed rice, and many more. So there are many more preparations of rice, and one super ORS। ये कॉन्सेप्ट आपको एक थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूँ। सुपर ORS क्या होता है? नॉर्मल ORS जो होता है वो सोडियम पोटेशियम और शुगर से बना हुआ होता है। ये सुपर ORS जो होता है, ये इसका जो मेजर कंटेंट है वो राइस होता है। सुपर ORS कब दिया जाता है? जब एक्सेसिव डायरिया होता है तो उसमें सुपर ओआरएस दिया जाता है। सुपर ओआरएस में स्टार्च कंटेंट्स ज़्यादा होने की वजह से इन द फॉर्म ऑफ राइस, स्टार्च कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, इसके हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से, हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से क्या होता है, वाटर इंटेस्टिन में एब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से डायरिया जो है उसके एपिसोड्स कम हो जाते हैं। तो इस सिचुएशंस में सुपर ओआरएस यूज़ किया जाता है। तो सुपर ओआरएस जनरल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सो राइस प्रिपरेशंस में यहाँ आप देख रहे हैं पफ राइस। पफ राइस का मतलब पोहा होता है। आगे देखिए, न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ पफ राइस एंड राइस फ्लेक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ राइस। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के एंगल से अगर देखा जाए तो पोहा और राइस मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग तो सिमिलर है, लेकिन आयुर्वेद यहाँ पर क्या कहता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो पफ्ड राइस है, जिसे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पफ्ड राइस जो होता है, पोहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुरु होता है, जबकि नॉर्मल राइस जो है वो लघु होता है। सो ये बेसिक डिफरेंस जो है प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पफ्ड राइस और राइस में आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ और अदर इसके अकॉर्डिंग उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और ये फ़र्क प्रैक्टिकली देखा भी जाता है कि पोहा खाने के बाद जो बॉडी में फीलिंग होती है और राइस खाने के बाद दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। पोहा पृथुक जिसे कहते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो आगे हम देखेंगे। टू अचीव न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी एज पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। सो नेक्स्ट है रागी। रागी दैट इज़ द चीपेस्ट मिलेट। रागी जिसे नागली भी कहते हैं, गुजरात के कुछ रीजन्स में वो देखी जाती है, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये पॉपुलरली और इजीली अवेलेबल हो जाती है। सो दैट इज़ रागी, जिसे नाचनी भी कहते हैं, नागली, नाचनी या फिर रागी। दैट इज़ अ चीप मिलेट। इट इज़ अ स्टेपल फूड फॉर साउथ इंडियंस, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। सो साउथ इंडियंस के लिए ये स्टेपल फूड होता है। रागी जो है, प्रिडोमिनेंट फंक्शन जो है सेम है, एनर्जी एंड प्रोटीन प्रोवाइडिंग। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 460 ग्राम्स फॉर सेडेंटरी मेल, सेम है। ये भी एक मिलेट है, ज्वार बाजरा की तरह ये एक मिलेट है। राइस जो है वो सीरियल है, अदर पल्सेस होते हैं, दैट इट इज़ अ मिलेट। सो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन 7 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम्स, दैट इज इट इज़ ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। Micronutrients, you can see here, it is deficient in lysine. So ragi is a deficient in lysine and rich in calcium and iron, contains iodine also.
सो रागी जो है जो कि फेमस है आयरन और कैल्शियम के लिए, तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि रागी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट्स एडवाइज्ड फॉर डायबिटीज़ एंड ओबेस, जो डायबिटिक्स एंड ओबेस जो होते हैं उनके लिए ये एडवाइज है। यूज्ड इन मल्टीपर्पज़ फूड्स, maximum benefits, mutual supplementation effect of amino acids can be obtained by eating millets along with pulses। तो सेम है, म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन से ज़्यादा बेनिफिट्स अचीव किए जा सकते हैं। प्रिपरेशंस, रागी फ्लोर इज़ यूज इन प्रिपरेशन लाइक पोरेज, रोटी, हलवा, balls। So these are the preparations of ragi। Next millet is jowar। Jowar is a staple diet for many peoples. In many areas, people consume jowar। Predominant functions, main source of energy and protein। So energy and protein का ये भी एक main source है। यहाँ भी अगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ये राइस, रागी, पल्सेस ये जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन इनकी अगर प्रॉपर्टीज़ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर प्रॉपर्टीज़ कंपेयर की जाए तो कंपैरेटिवली जो ज्वार होता है वो भी लघु से हम कह सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस जो है वो खाने के बाद भी फील होता है कि चावल खाने के बाद, रोटी खाने के बाद या फिर ज्वार की रोटी खाने के बाद जो फीलिंग होती है बॉडी में वो लघु होती है, जो कि गेहूँ खाने के बाद होने वाली जो फीलिंग है वो गुरु होती है। तो इस तरह का ये जो डिफरेंस है फूड आइटम्स का वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो ये जो मिलेट्स होते हैं इनको आउटर फाइबर कवरिंग के साथ कंज्यूम किया जाता है, तो इसकी वजह से इसमें जो है फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से भी ये लघु होते हैं और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशंस वगैरह में ये ज़्यादा अच्छे होते हैं हाई फाइबर कंटेंट्स होने की वजह से। न्यूट्रिएंट्स अगर देखा जाए तो इसमें 10 ग्राम्स न्यूट्रिएंट है पर 100 ग्राम्स अगर कंज्यूम की जाती है ज्वार, तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट सेम है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट इज़ डिफिसिट इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड थ्रियोनिन। सो लाइसिन और थ्रियोनिन जो है ये दो अमीनो एसिड जो है ये इसमें डेफिशिएंट होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा ज्वार कंज्यूम करते हैं उनमें इन लाइसिन और थ्रियोनिन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इट इज़ रिच इन आयरन एंड फॉस्फोरस। तो आयरन और फॉस्फोरस का ये एक अच्छा सोर्स है। पुअर इन विटामिन सी एंड कैल्शियम। कैल्शियम और विटामिन सी इससे हमें नहीं मिलता। पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ज्वार के बारे में। जो लोग सिर्फ ज्वार कंज्यूम करते हैं उनमें ये चीज़ देखी जाती है, इट हैज़ हाई ल्यूसिन कंटेंट। अभी जो ऊपर हमने देखा दैट इज़ लाइसिन, इट इज़ डेफिशिएट इन लाइसिन। सो ल्यूसिन इज़ अनदर अमाइनो एसिड। तो हाई ल्यूसिन कंटेंट्स की वजह से क्या होता है, इट इंटरफियर्स विद द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफेन इनटू नियासिन। जो ट्रिप्टोफेन होता है दैट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ नियासिन। तो ट्रिप्टोफेन से नियासिन का जो कन्वर्जन है वो इंटरफियर होता है ल्यूसिन की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेस ऑफ कंजप्शन ऑफ जोआर कॉजेस पेलाग्रा। ये जो पेलाग्रा डिसीज़ है जो कि नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। B3 विटामिन जो है, B3 नियासिन, उसकी डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज़ जो है पेलाग्रा, ये जो लोग ज़्यादा ज्वार कंज्यूम करते हैं उनमें ये देखा जाता है। जो लोग ज़्यादा पॉलिश्ड राइस कंज्यूम करते हैं उनमें हमने कौन सा डिसीज़ देखा, विटामिन B1 डिफिशियंसी से होने वाला बेरी, जो थायमिन डिफिशियंसी से होता है बेरी, वो एक्सेस ऑफ पॉलिश राइस कंज्यूम करने की वजह से होता है। अदर एक हेल्थ पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट ऐसा है कि जो एक फंगस होता है एस्परजिलस फ्लेवस will infest during improper storage and produces aflatoxins which is potent hepatotoxic and carcinogenic। सो जो ज्वार है उसका जो स्टोरेज है उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ऐसे केसेस में वहाँ पर ये जो फंगस है जो कि पर्टिकुलरली एट्रैक्ट होता है ज्वार मिलेट पे, वो जो एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, दैट एफ्लाटॉक्सिन इज़ हाईली हिपेटोटॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। सो जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बॉडी में हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए
Jar should be properly dried, that is moisture should be below 10% and kept contaminated ग्रेन शुड नॉट बी कंज्यूम। जो कंटेमिनेटेड ग्रेन है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कंटेमिनेशन कैसे पता चलता है? तो वाइटिश फंगस इस पे देखा जाता है क्लियरली, सो दैट इंडिकेट्स दैट दैट जॉर इज इन्फेक्टेड विथ या contaminated with aflatoxin. Preparation: jowar flour is used in preparation like rotis and balls. Then next is a wheat. Wheat is an important staple cereal used worldwide. So ज़्यादातर wheat यूज़ किया जाता है all over world. Predominant function: energy and protein. So it is also energy and protein providing. Nowhere you can see that it is included in protective food group. तो protective food group जो है वो totally different है, जो कि essential होता है for the balanced diet of human being. तो अभी तक जो हम देख रहे हैं that all are energy and protein providing only. एनर्जी और प्रोटीन प्रोवाइडिंग फूड ग्रुप जो है उसके बारे में और एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। जो इनके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, ये कंज्यूम करने के बाद जो है वो जो एंड प्रोडक्ट है ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स, ये सारे जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सो एसिडिक नेचर की होने की वजह से इनके जो एंड प्रोडक्ट है जो एसिड फॉर्म करते हैं, सो सिंपली सिर्फ यही खाते रहने की वजह से बॉडी का जो एसिडिक बेस बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाता और बॉडी में ज़्यादा एसिड फॉर्म होते हैं। नेचुरोपैथी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव डाइट और नेगेटिव डाइट। सो वीट दीज एनर्जी एंड प्रोटीन प्रोवाइडिंग फूड ग्रुप्स जो है वो सारे नेगेटिव डाइट में नेचुरोपैथी के एंगल से इंक्लूड किए जाते हैं। तो पॉजिटिव फूड ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो भी कि प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप्स जो हम आगे देखने वाले हैं, तो उनके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो अल्कलीज फॉर्मिंग होते हैं। तो अल्कलीज फॉर्म होने की वजह से जो है ये एसिड बेस बैलेंस बॉडी में नॉर्मल रहता है और नेचुरोपैथी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस जो है बॉडी का वो बना रहता है। सो पॉजिटिव फूड और नेगेटिव फूड किस प्रोपोर्शन में खाने चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी इट शुड बी कंज्यूम्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। मतलब प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप हमें ज़्यादा खाना चाहिए और ये जो है एनर्जी एंड प्रोटीन प्रोवाइडिंग फूड ग्रुप्स जो है वो 1 प्रोपोर्शन में खाने चाहिए, ऐसा नेचुरोपैथी के सिद्धांतों में लिखा हुआ है। So predominant function: energy and protein providing, 460 grams for sedentary male and female daily requirement. प्रोटीन इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू प्रीवियस फूड आइटम्स, दैट प्रोटीन 12 ग्राम। फैट, एनर्जी, फैट जो होता है ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो पहले हमने फूड ग्रुप्स देखे थे, फूड आइटम्स देखे थे, उन सब में भी फैट होता है। तो आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि फ़ैट कैसे हो सकता है? तो फैट के 2 टाइप्स होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। तो इसमें जो है इनविजिबल फॉर्म में फ़ैट होता है। जो भी कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड ग्रुप्स है, फूड आइटम्स है, उनमें फ़ैट कंटेंट जो होता है वो इनविजिबल फॉर्म में होता है। सो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ मीन बाय इनविजिबल फैट, देन यू शुड नो व्हाट इज़ इनविजिबल फैट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: व्हीट प्रोटीन इज डिफिसिट इन लाइसिन एंड थ्रेओनिन। जो व्हीट होता है वो लाइसिन और थ्रेओनिन में डिफिशिएंट होता है। लाइसिन कहाँ पे हमने ज़्यादा देखा था? जो राइस होता है उसमें लाइसिन कंटेंट ज़्यादा होता है। रोटी जो है गेहूँ से बनने वाली, उसमें लाइसिन कंटेंट कम होगा, डेफिशिएंट होगा। और थ्रेओनिन ये भी एक एमिनो एसिड है जो कि उसमें डेफिशिएंट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स: रिच बी ग्रुप एंड डी ग्रुप विटामिन, डी विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो ये अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो इसमें रिच होते हैं। लेकिन जो व्हीट होता है दैट इज़ पुअर इन थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन, B1, B2, B3। सो इनमें ये पुअर होता है। तो म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन जो है वो इसीलिए ज़रूरी होता है जिससे कि सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स या इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो बॉडी को प्रोवाइड हो सके। सिर्फ एक फूड आइटम को कंज्यूम करने से बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर बैलेंस डाइट जो है वो फुलफिल नहीं हो पाता।
पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट अगर हम देखें तो रिफाइंड व्हीट फ्लोअर दैट इज़ मैदा इज़ फ्लोअर माइनस हस्क। जो मैदा होता है, जो सबको पता है कि हस्क माइनस करने के बाद जो रिफाइंड फ्लोअर होता है दैट इज़ मैदा। इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। ऑब्वियसली उसमें न्यूट्रिएंट्स भी कम होते हैं, फाइबर्स भी कम होते हैं। whole grains furnish all nutrients. Hard milling discarding bran is discouraged. हार्ड मिलिंग जो होती है बहुत ही ज़्यादा उसको महीन पीसना, ये जो है उसके न्यूट्रिएंट्स को कम करता है। Sticky and spongy properties of gluten enables to prepare bread, biscuit, cakes and semolina. Wheat protein that is gluten may be allergic to few people. तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। wheat protein जो gluten होता है वो कई लोगों को एलर्जी फॉर्म करता है। Wheat should be used as a whole and eaten along with pulses to get maximum benefits. तो इसीलिए दाल के साथ ही इसको भी कंज्यूम करना चाहिए। प्रिपरेशन आटा, मैदा, सूजी, बेबी फूड, चपाती, पूरी, रोटी, bread, biscuits and noodles. So these things are prepared with wheat. So here we have completed cereals, millets and wheat. In next lecture we will see the pulses. So पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पल्सेस जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।